यूपी की सियासत में गरमाया प्रमोशन में आरक्षण का मुद्दा। आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति के ऐलान के बाद राजनीतिक दलों में हलचल। यूपी में आरक्षित वर्ग के 8 लाख कर्मचारी तय करेंगे सत्ता। आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति ने एक बार फिर छेड़ा राग। जो आरक्षण की बात करेगा वही देश पर राज करेगा। आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति का दावा, इस बार आरक्षण समर्थक की ही बनेगी सरकार। यूपी में सियासी रणभेरी बच चुकी है और आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति ने एक ऐलान किया है और उन्होंने राजनीतिक दलों से मांग की है कि जो भी पदोन्नति में आरक्षण की बात करेगा वोट उसी को देंगे। हमारे साथ आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति के लोग बैठे हुए हैं और हम इनसे बात करेंगे। सर, आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति लगातार आरक्षण की बात कर रही है, पदोन्नति में आरक्षण की बात हो रही है, पहले लागू था फिर हटा दिया गया। क्या लगता है राजनीतिक दल आएंगे साथ? देखिए, जहाँ तक सवाल है, राजनीतिक दलों को आना पड़ेगा क्योंकि वो दलितों को वोट की राजनीति के तहत वो केवल जोड़ते हैं, लेकिन जब हमारा संवैधानिक अधिकार हमें देने की बात आती है तो वो पीछे हट जाते हैं। इसको लेकर हमने कल एक बैठक हुई थी और हम लोगों ने अपने 8 लाख आरक्षण समर्थक कार्मिकों और उनके रिश्तेदार नातेदारों सबको यह निर्देश दिया है कि आप वोट की चोट करने के लिए तैयार रहें। समय आने पर रणनीति का खुलासा किया जाएगा। और इस बीच लगभग देखिए 8 वर्षों से केंद्र की मोदी सरकार सत्ता में रहते हुए भी पदोन्नतियों में आरक्षण का बिल लोकसभा में लंबित है, लेकिन आज तक पारित नहीं किया। और उत्तर प्रदेश में आरक्षण नियमावली 1994 की धारा 3(7) पिछले लगभग 5 वर्षों से के पहले से सपा सरकार से ही असंवैधानिक उसको घोषित कर दिया, हटा दिया उसको। अगर आज की डेट में वास्तव में वो हमारे पक्ष की बात करते हैं तो वर्तमान जो सरकार थी, आरक्षण अधिनियम 1994 नियमावली 3(7) को बहाल करके पदोन्नति में आरक्षण की व्यवस्था यहाँ पे शुरू करती, वो नहीं कर रही है। तो सब मिला के सपा सरकार में हमको रिवर्ट किया गया। इसके बाद भाजपा सरकार में भी हमारे साथ वही व्यवहार किया जा रहा है और इसके बाद जो भी सरकारें आ रही है वो केवल अपनी वोट की राजनीति के लिए काम कर रही हैं। तो सब मिला के हम लोगों ने एक ये प्लान बनाया है कि भाई पदोन्नतियों में आरक्षण जो संवैधानिक अधिकार है हमारा, उसके लिए सभी राजनीतिक दलों से हमने अपील की है कि वो बताएं कि उनका मंतव्य क्या है, उनके घोषणा पत्र में क्या हमारा मुद्दा आएगा कि नहीं आएगा, या उनकी रणनीति क्या है, वो हमारे साथ खुलकर आएंगे कि नहीं आएंगे। और नहीं आएंगे तो पदोन्नतियों में आरक्षण के मुद्दे पर अगर खुल के नहीं आएंगे तो प्रदेश के जो हमारे दलित समाज के कार्मिक पढ़े लिखे लोग हैं, जो 8 लाख कार्मिक उनके रिश्तेदार हैं, हम लोग वोट की चोट से उनको एक तरह से मैसेज देंगे कि पदोन्नति में आरक्षण पर कुठाराघात आपके लिए भारी पड़ेगा। सर, आप कह रहे हैं इसके पहले भारी पड़ चुका है अखिलेश यादव को, फिर आप मुलाकात करने गए थे तो उन्होंने कहा था कि हम इसको लागू करेंगे और आप लोगों की काफ़ी लंबी बातचीत हुई थी। अखिलेश जी तो कह रहे हैं, लेकिन लग रहा है कि वो घोषणा पत्र में शामिल करेंगे। देखिए, जहाँ तक सवाल है, अखिलेश यादव जी से जब हम लोग आज लगभग इसी जनवरी का महीना था, 1 साल पहले जब मिले थे, तो उन्होंने ये बात कही कि हमारे कुछ जो गलत लोग थे जो हमको गलत तरीके से भरमा दिए और ऐसा फैसला लेना पड़ेगा, लेकिन आने वाले समय में हम जैसा सरकार हमारी आएगी पहली कैबिनेट में आपके पास करूंगा। लेकिन सवाल है,
ये बात बंद कमरे में हमारी उनकी मीटिंग हुई, उन्होंने कहा, लेकिन आज तक उन्होंने सार्वजनिक तौर पर कहीं भी इस बात का ऐलान नहीं किया कि पदोन्नति में आरक्षण का उनका क्या प्लान होगा, वो आने वाले समय में क्या करेंगे। हमने उनसे ये बात कही भी थी कि जब आपकी सरकार थी तब आपने 2 लाख दलित कार्मिकों को रिवर्ट किया और उनका अपमान कराया, इसके बाद आज तक आपने एक बार भी मुखर कर आपने माफी नहीं मांगी। तो बहुत कुछ ऐसे सवाल जो सामाजिक परिदृश्य के सामने आना चाहिए। दलित समाज बहुत जागरूक है, पढ़ा लिखा है, केवल उसके साथ मैं जब उनसे मिला था तो सभी राजनीतिक दलों के राष्ट्रीय अध्यक्षों से हमारा मुलाकात का एक दौर था। उस दौर में समाजवादी पार्टी भी शामिल थी, मैं उनसे मिले, हमने उनसे अपनी भी बात रखी, हमने भारतीय जनता पार्टी के लोगों से भी मुलाकात की, उनसे भी अपनी बात रखी, कांग्रेस से भी बात रखी, आपके बहुजन समाज पार्टी से भी बात रही, सभी पार्टियों से हमने मुलाकात कर अपनी बात रखी थी। उसी के तारतम्य में एक समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष से भी मुलाकात का मामला था। लेकिन जहां तक सवाल है, फिर मैं आपको कहना चाहूंगा, अब केवल चुप चुप कर राज नहीं होगी कि जब सत्ता आएगी तब आपके मामले पर हम खुलासा करेंगे, इससे काम नहीं चलेगा। सत्ता के पहले, जब विधानसभा चुनाव नजदीक है, तो इसके पहले आपको सीना तान के प्रेस कॉन्फ्रेंस करके या पब्लिक के बीच में आगे बताना पड़ेगा कि आपकी नीति क्या है, आपकी नीयत क्या है। अन्यथा की स्थिति में दलित समाज गुमराह होने वाला नहीं है और पदोन्नतियों में आरक्षण पर जो भी कुठाराघात करेगा उसको हम करारा जवाब देंगे। हमारे साथ और साथी लोग हैं आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति से। सर, आरक्षण की बात हो रही है, पदोन्नति के आरक्षण की बात हो रही है, और ये तो तब आएगा जब सरकारी निगम रहेंगे, उनको निजीकरण की बात करके आरक्षण को दरकिनार किया जा रहा है। पहले हमारे लिए पदोन्नति की लड़ाई ज़्यादा महत्वपूर्ण है या आरक्षण की? आरक्षण की तो चूंकि वो तो आप समझ लीजिए कि मूल सब्जेक्ट है आरक्षण। जब आरक्षण रहेगा तभी पदोन्नतियों में भी आरक्षण रहेगा। तो पहली तो यही है कि आरक्षण आवश्यक है, बहुत ज़रूरी है। दूसरा, प्रमोशन में रिजर्वेशन के बारे में मैं आपको बता दूं कि लीगली आज की तारीख में कोई भी प्रदेश सरकार चाहे तो प्रमोशन में रिजर्वेशन को लागू कर सकती है, कोई रोक नहीं है। कोर्ट ने भी, सुप्रीम कोर्ट ने भी इसके लिए आदेश कर दिए हैं। डीओपीटी संवैधानिक आदेश, क्या नाम है, डीओपीटी से भी आदेश हो चुके हैं केंद्र से। बस लागू करने वाली बात है, क्योंकि नियत अभी लग नहीं रही है लोगों की, कि सरकारों की, कि वो इसको लागू करेंगे। इसीलिए हम लोगों ने डिमांड की है अपने एजेंडे में रखें। सभी सरकार, जो भी पार्टियां, पॉलिटिकल पार्टियां हैं, वो अपने एजेंडे में रखें। आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति तो कम से कम 10-12 साल से लगातार संघर्ष कर रही है इसके लिए, आगे भी करेगी। लागू करेंगे तो बहुत बढ़िया बात है, अगर नहीं करेंगे तो हमारा संघर्ष तो जारी रहेगा लगातार। सर, आप लोग काफ़ी लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं, और हम चाहे विधानसभा की बात करें, लोकसभा की बात करें, वहाँ पे अच्छी खासी संख्या है जो आरक्षित वर्ग से हमारे प्रतिनिधि चुने जाते हैं। ऐसा क्या है कि वो आरक्षण पर बोल नहीं पाते? बोलना तो दूर की बात है, जब आरक्षण की कॉपी फाड़नी होती है तो आगे आ जाते हैं। आपको मैं बता दूं, विभिन्न पार्टियों के जो भी विधायक और सांसद हैं, हम लोगों ने उनका विरोध किया है। हमने उनके घर पे जाके विरोध किया है और सार्वजनिक रूप से मंचों से भी विरोध किया है कि इतने सारे विधायक हैं, इतने सारे सांसद हैं, लोकसभा में हमारी बात को नहीं उठाते, विधानसभा में नहीं उठाते। हम लोग रिक्वेस्ट करते हैं उनसे, बार बार अनुरोध करते हैं। हम अनुरोध ही कर सकते हैं, रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं, उनके मुंह से तो नहीं बुलवा सकते। और साथी हैं सर, आरक्षण की अब बात आ गई है, और जाहिर सी बात है कि चुनाव है, और 8 लाख कार्मिक होने का दावा कर रहे हैं, और एक आमतौर पे माना जाता है कि एक कर्मचारी के साथ 4 लोग और हैं, यानी कि 52 लाख आप लोग यूपी में वोट हैं। बहुत बड़ी ये संख्या है। कैसे लोगों से बात कर रहे हैं, क्या उनसे किस तरीके की बातचीत हो रही है? सर देखिए, 8 लाख आरक्षण समर्थक है, उनके पीछे काफ़ी सारा परिवार के काफ़ी सदस्य हैं। तो जो परिवार उनके साथ है, तो परिवार में काफ़ी सारे वोटर्स हैं। तो हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं कि अभी हम लोगों ने अभी कल बैठक भी करी, उस संबंध में निर्देश सभी के जारी हुए हैं कि आप देखिए, वोट की चोट से ही हम अपने संवैधानिक अधिकार प्राप्त कर सकते हैं। बाबा साहब ने जो व्यवस्था हमें दी है, हम उसको बरकरार रखने के लिए हम संघर्ष जारी भी है हम लोगों का, और हम लोग सार्वजनिक मंच से भी हर तरह से सांसद विधायक सभी का घेराव भी कर रहे हैं। और ये हम प्रयास कर रहे हैं कि हमारा भाई जो संवैधानिक हक है वो दे हमको सरकार। और इसीलिए हम लोग राजनीतिक पार्टियों से भी इस बात पे हम लोग अपना बात भी रख रहे हैं और उनसे संपर्क भी कर रहे हैं। और आगे आने वाले चुनाव में हम लोग प्रयास करेंगे कि जो हमारी बात करेगा, जो हमारे संवैधानिक अधिकार की सुरक्षा की बात करेगा, हम उसके साथ और हमारा परिवार भी उसके साथ ही जाए। सर, आरक्षित वर्ग का संवैधानिक अधिकार माना जाता है आरक्षण। क्या बात है कि आज भी आज़ादी के इतने लंबे समय के बाद भी उसकी लड़ाई लड़नी पड़ रही है? अभी भी उस आरक्षण को लागू करने के लिए, उसे बचाए रखने की लड़ाई लड़नी पड़ रही है।
देखिए, जब से पदोन्नति में आरक्षण जो ख़त्म किया गया है, हमारा टॉप लेवल पे जो जो फिगर है, वो जैसे पावर कॉर्पोरेशन में 116 मुख्य अभियंता लेवल 1 लेवल 2 के पद हैं, वो आज की स्थिति में मात्र 1 है। जब टॉप मैनेजमेंट पे हमारा एक ऑफिसर होता है तो एक पॉलिसी मैटर डिसाइड करता है, तो उससे काफ़ी हद तक बहुत सारी चीज़ें नीचे तक रेगुलेट होती है। वो आज की स्थिति में एक तरह से बंद हो गई, ख़त्म हो गई हैं। पीडब्ल्यूडी में आपकी यही स्थिति है, 50 से ऊपर वहाँ जो टॉप लेवल का ऑफिसर्स है वहाँ भी नगण्य स्थिति है। तो हमारा देखिए, जो बाबा साहब ने जो एक वोट का अधिकार दिया था 1932 में, जो पूना पैक्ट की वो उनकी जो मांग उसमें थी कि हमारा एक वोट शेड्यूल कास्ट का और बाकी जनरल का रहेगा, एक हमारा प्रतिनिधित्व। तो वो एक आइडियोलॉजी के हिसाब से उन्होंने सोचा था कि हमारा एक प्रतिनिधित्व वहाँ पार्लियामेंट में रहेगा और वो खाली अपने शेड्यूल कास्ट की बात करेगा, जो कम्युनिटी की बात करेगा। वो स्थिति उस समय ख़त्म हो गई थी। आज की डेट में जो कोई भी आपका जो चुन के जाता है, एमपी एमएलए विधायक जो भी है, वो चुन के जाता है तो वो उस पार्टी के आइडियोलॉजी पे बात करता है। तो इस वजह से ये चीज़ें बहुत जो व्यापक रूप में आगे बढ़नी चाहिए थी वो नहीं बढ़ पा रही हैं। तो हमारा जो लगातार हम लोग इस चीज़ को पॉइंट आउट भी करते हैं, जो हमारे प्रतिनिधि चुन के जाते हैं, कि भाई आप अपनी हम इस जिस कम्युनिटी के लिए आप चुने गए हो, पार्लियामेंट संविधान में आपको ये रिजर्वेशन दिया गया था कि ये जो है आप चुन के जाएंगे, उनकी बात रखेंगे। वो बात आज की डेट में सही तरीके से नहीं रखी जा रही है। तो ये हम लोग कई बार उनको मिल के बात करके, उनको घेराव करके समझा के करते हैं, लेकिन वो स्थिति कुछ कारणों से अभी नहीं जागृति आ पाई है। तो हमें अभी समाज को जागृत करके ऐसे लोगों को ही चुनने के लिए प्रेरित करना है कि वो बात आपकी पार्लियामेंट में रखें, सामाजिक स्तर पे आगे बढ़ाने की कोशिश करें। वो स्थिति नहीं हो पा रही है। इसको हम लोग जो है लगातार आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति इसमें काम कर रही है, आगे भी हम लोग करते रहेंगे और मैं समझता हूँ कि काफ़ी हद तक हम लोग मोटिवेट भी कर ले जाएंगे आगे। सर, कर्मचारियों की हम बात कर रहे हैं। पुरानी पेंशन की लड़ाई लड़ी जा रही है लेकिन सरकार नहीं सुन रही है। आप कर्मचारी ही हैं और पदोन्नति में आरक्षण की बात कर रहे हैं। ये कर्मचारियों की लड़ाई नहीं सुनी जा रही है, लेकिन क्यों लगता है कि आरक्षण पर वो आपकी सुनेंगे? देखिए, कोशिश करनी हम लोगों को है, कोशिश करनी है, और ऐसा नहीं है कि सुनी नहीं जाएगी। जब हम अगर एकता से सब मिल के सारी चीज़ें फोर्स करेंगे और अपना जो एक परिवार है, मान लीजिए जितने भी एम्प्लॉई हैं उनके साथ परिवार रिलेटेड है, उनके साथ बाकी जो है समाज रिलेटेड है, इतना फोर्स करेंगे तो मैं नहीं समझता हूँ कि जो है अगर वोट के अधिकार से समझा के तो वो सफलता मिल सकती है। ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। हमारे साथ और साथी हैं। सर, आरक्षण बहुत बड़ा विषय रहा है, हमेशा से एक लंबी लड़ाई लड़ी गई है, लेकिन अभी भी लड़ाई यही है कि इसको बचाया जाए। और इस बचाने की लड़ाई में पूरे यूपी से आप लोग एकत्र हो रहे हैं, किस तरीके से उनको समझा रहे हैं? क्योंकि हमेशा आमतौर पर देखा जाता है, हम जब प्रतिनिधि चुनते हैं, आरक्षित वर्ग का प्रतिनिधि चुनते हैं, तो उनको लगता है कि वो आरक्षित वर्ग की बात करेंगे, लेकिन वो बात नहीं करते, तभी आप लोग एकत्र हो रहे हैं। कितना उम्मीद है इस बार? सर देखिए, आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति हमारी बराबर संघर्ष कर रही है कि जो प्रमोशन में रिजर्वेशन जो खत्म हुआ है, इसको पुनर्बहाली के लिए जनप्रतिनिधियों से भी मिला जा रहा है और अपनी बात कही जा रही है, लेकिन उनके द्वारा ना तो अपने पार्टी फोरम पे रख रहे हैं। इसलिए आने वाले जो चुनाव है उसमें हम लोगों को देखना है कि जो हमारे हित की बात करेगा, प्रमोशन में रिजर्वेशन हो या आरक्षण सीधी भर्ती में हो। जब तक एक तो निजीकरण सरकार ले आई है, अगर निजीकरण रहेगा तो आरक्षण का कोई मायने नहीं रह जाएगा। ऐसी स्थिति में निजीकरण पर भी रोक लगानी होगी सरकारों को, जो भी सरकार बने वो रोकना होगा, और आरक्षण सीधी भर्ती में और प्रमोशन दोनों में ऐसे जनप्रतिनिधियों से हम लोग बात करेंगे। और आने वाले समय में जो है हमारे जो 8 लाख आरक्षण समर्थक हैं, उनके रिश्तेदार, परिवार और जो समाज में हम जितना समझा सकते हैं, उनसे कहेंगे कि ऐसी पार्टी को चुनिए जो आपके अधिकारों को संरक्षित कर सके और आने वाले समय में आने वाली पीढ़ी को उसका लाभ मिल सके। अंतिम सवाल लेंगे, आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति के संयोजक हैं अवधेश जी। सर, कोरोना आ गया है, आप लोग अब ताकत भी नहीं एक जगह पे एकजुट होकर के दिखा सकते, क्योंकि आप पहले भी दिखा चुके हैं और आपकी रैलियों की लगातार चर्चाएं होती रही हैं,
लेकिन आप कैसे जाएंगे? अखिलेश यादव से तो मिलने गए थे, खैर वो 1 साल हो गया, मिलने जाएंगे कैसे? उनको बताएंगे कि इतने लोग हैं? क्योंकि भीड़ अगर आती तो शायद ताकत दिखती, कैसे उनको एहसास कराएंगे? देखिए, जहाँ तक सवाल है, सभी को पता है कि प्रदेश का जो आरक्षण समर्थक है उसके आंदोलन, उसके क्रियाकलाप को सभी लोग देख चुके हैं। और आने वाले समय में इनके विधानसभा चुनाव जब होंगे, उनको खुद पता चल जाएगा कि हमारे जो लोग सोशल मीडिया के माध्यम से, उनके परिवार, रिश्तेदार, नातेदार, उनको इतना हम लोग रोज, हमारा लगभग जो हमारा ग्रुप है आज की डेट में, जो आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति का अलग अलग ग्रुप है, सोशल मीडिया का जो प्लेटफॉर्म है, लगभग रोज हम 2 लाख मैसेज हम लोगों को पूरा कन्वे कर रहे हैं। और उनको मैं बता रहा हूँ कि कैसे आपके साथ अन्याय हुआ है, कैसे आपके साथ कुठाराघात हो रहा है। तो सब मिला के हमारी ताकत को सबको पता है। और जहाँ तक सवाल है, देखिए, इस जब हमारा 5 साल इधर पीछे जब आंदोलन चलता रहा, जब कोरोना के पहले, सभी ने देखा रखा है कि भाई इनके पास एक जो संख्या है, जो एकदम बाबा साहब द्वारा बनाई गई संवैधानिक व्यवस्था को मानने वाले लोग हैं और अपने संवैधानिक हक की लड़ाई को लेकर संवैधानिक अधिकार के तहत रैलियां निकालते हैं। और हम लोग उस समय पैदल मार्च करते थे और बड़े बड़े कार्यक्रम किए। निश्चित तौर पर आने वाले समय में ये संख्या अपने आप, जब वो विधानसभा चुनाव में जब उनके कैंडिडेट जाएंगे, जब हमारे लोग सवाल करेंगे, जब हमारे लोग उनके सामने आएंगे, तो उनको अपने आप वहां पे ये सोचना पड़ेगा कि अब कुठाराघात इनके ऊपर जो हो रहा है, उस पर कुठाराघात से काम नहीं चलने वाला। एक बात सबसे बड़ी चीज हमने किया है, जो हमारी सुरक्षित सीटें हैं। सबको पता है कि उत्तर प्रदेश में सुरक्षित सीटों पर कब्जा करने वाली पार्टी ही सत्ता में आती है। तो हमने ये एक रणनीति बनाई है कि सुरक्षित सीटों पर जो ये कब्जा करने की रणनीति बना रहे हैं, वहां क्लियर कट हमने सबको ये मैसेज दे दिया है, कुठाराघात करने वाले को आपको ओट की चोट से पूरी तरीके से अपना अधिकार सुरक्षित करने के लिए जवाब देना है। और जो ओट की चोट ऐसी चोट है जो बाबा साहब ने हमको अपने संवैधानिक अधिकार के तहत दिया है, उससे उन पार्टियों का एकदम खुलासा कर देना है, उनका पर्दाफाश कर देना है। जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, जो लोगों को, हमारे समाज को बेवकूफ़ बना रहे हैं, निश्चित तौर पर उनका हम खुलासा करेंगे। और अभी हम लोग, चूंकि कोरोना बहुत तेज चल रहा है, तो अभी हम लोगों ने अपने जो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म है, या जितने भी प्लेटफॉर्म हैं, या हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सबको जोड़कर हमारा कार्यक्रम चालू हो गया। और आज की डेट में मैं आपको बताऊं, आज ही हमारे लगभग 12 जिलों में जो सुरक्षित सीटों पर, वहां पे हमने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू वहां लोगों को हमने मैसेज दिया है, हमने लोगों से बात की है, जो वहां पे हमारे जो भी विभागों के कार्मिक जो हैं, वहां पे वरिष्ठ कार्मिक है, रिटायर्ड कार्मिक है, सबसे उनका संपर्क लगातार हम लोग बनाए हुए, जिससे आने वाले समय में विधानसभा चुनाव के पहले हम एक ये पूरी तरीके से अपने लोगों के बीच में अपनी स्थिति को स्पष्ट करते हुए और कुठाराघात करने वालों के खिलाफ ओट की चोट का जवाब देकर, और ऐसी सरकार हम चाहते हैं कि 2022 में जो सरकार बने वो आरक्षण समर्थक सरकार हो। क्योंकि हमें आरक्षण समर्थक सरकार चाहिए, जो आरक्षण का समर्थन करे, जो मंच पर भी बोले, बंद कमरे में भी बोले, घोषणा पत्र में भी बोले और हर जगह बोले, उसी को हम सत्ता में चाहते हैं। और ऐसी सरकार को नहीं चाहते जो हम लोगों को बेवकूफ़ बना रही है। तो ये आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति के लोग हैं और इनका रुख देख लिया है और इनकी बातों से क्लियर हो गया है कि जो भी राजनीतिक दल हैं, उनके जो प्रत्याशी हैं, उनके लिए चुनाव प्रचार भी बहुत आसान नहीं होने जा रहा है। सवालों के साथ ये लोग खड़े होंगे और जो भी प्रमोशन में आरक्षण हो या चाहे दूसरे मुद्दों पर आरक्षण की बात हो, जो उसकी बात करेगा उसी की सरकार ये लोग बनवाएंगे। सहयोगी बाबूलाल के साथ सुशील कुमार, डेली इंसाइडर, लखनऊ। यूपी और देश दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए आज ही गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल करें हमारा तेजी से उभरता न्यूज ऐप डेली इंसाइडर।